हेलो जय हिंद दोस्तों। बाप रे बाप, आज की वीडियो में हिंदी में तबाही मचने वाला है दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया था कि हिंदी एक ऐसा वीडियो लाऊंगा जिसमें टोटल संपूर्ण हिंदी तुम्हारी तैयारी करा दूंगा, और औरों की तरह ऐसा नहीं करूंगा कि 30 मिनट 40 मिनट 50 मिनट में सब कुछ करा दूं थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन कुछ आए ही ना समझ में। लेकिन इस वीडियो में पूरा चीजें क्लियर करूंगा, चाहे वो तुम्हारा व्याकरण हो, चाहे तुम्हारा गद हो, पद हो, चाहे वो साहित्यिक परिचय हो, रस छंद अलंकार हो, चाहे जो भी चीज हो, सब कुछ, निबंध पत्र लेखन सब कुछ, यानी द एंड। केवल एमसीक्यू छोड़ करके, एमसीक्यू का हो सके तो मैं लाइव आऊं वीडियो लेकर के, ठीक है। कभी मैं ये बात जल्दी नहीं बोलता हूं, लेकिन इस वीडियो में बोल रहा हूं कि इस वीडियो को बिना भगाए पूरा अंत तक प्लीज देखना। तुम्हारी हिंदी एक ही वीडियो में तैयार कराने का दम रखता हूं मैं। तो बिना देर के आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टारगेट हम लोग ग्रामर पे करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहला है आपका मुहावरा पूछा जाता है। अब मुहावरे का सही अर्थ पूछा जाता है, जिनमें तुम कुछ याद करो या ना याद करो, ये 8 किसी कीमत पे मत छोड़ना। ये 8 मुहावरे किसी कीमत पे मत छोड़ना, नहीं तो पछतावे के अलावा कुछ नहीं होगा आपके पास, ठीक है। ये 8 मुहावरा किसी कीमत पे नहीं छोड़ना है, ठीक है। पहला मुहावरा है आंखों का तारा। अब आंखों का तारा क्या होता है? नहीं कहते हैं ओ हो मेरी जान, तुम तो मेरी आंखों के तारे हो, ए मेरे सोना, ए मेरे बाबू। कहने का मतलब समझ रहे हो ना? आंखों का तारा का मतलब जिगर का टुकड़ा रे मेरे भाई, ठीक है। बहुत प्रिय होना, आंखों का तारा का मतलब बहुत प्रिय होना। इसका अर्थ तो समझ आ गया, लेकिन इसका अर्थ इसका अर्थ इस्तेमाल करके तुम एक वाक्य भी बना सकते हो। जैसे मेरा बेटा मेरे आंखों का तारा है, मेरा बेटा मेरे लिए बहुत प्रिय है, इस तरह तुम लिख सकते हो। मेरा भाई मेरे लिए बहुत प्रिय है, इस तरह से। फिर आता है दांत खट्टे करना। कहते हैं ना, तुम तो दुश्मनों के दांत खट्टे कर दोगे। दांत खट्टे करने का मतलब समझ रहे हो ना? मजा चखा दोगे। तो कहने का मतलब है बुरी तरह से पराजित करना। दांत खट्टे करने का मतलब होता है बुरी तरह से पराजित करना। इसका अगर अर्थ लिखना हो तो अर्थ में क्या लिखोगे? दुश्मनों के दांत खट्टे कर देना। यानी दुश्मनों के दांत खट्टे कर देने का मतलब होता है दुश्मनों को बुरी तरह हरा देना। समझ आई मेरी बातें? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? दिमाग में जा रहा है ना? रटना नहीं पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। नाक कटाना। कहते हैं अरे यार, ये तो मेरा नाक कटा देगा। क्या ऐसा कर रहा है रे, तू तो नाक कटा देगा मेरा। नहीं कहते हैं इसको तो पैदा करके एकदम फालतू किए, उस रात को ऐसे ही सो गए होते। ये तो मेरा नाक कटा दे रहा है, ये तो मेरा नाक कटा दे रहा है। ऐसे करके सुना होगा। नाक कटाने का मतलब होता है अपमान करा देना। क्या करा देना? अपमान करा देना। अपमान करा देना। बताओ ईमानदारी से समझ आ रहा है नहीं? यहां तक ईमानदारी से बताओ दोस्तों, समझ आ रहा है कि नहीं? अपमान करा देना। फिर आता है हाथ पर हाथ धरे रहना। कहते हैं ना भाई वो सब कुछ कर ले रहा है, तुम हाथ पे धरे धरे रह जाओगे, ठीक है। वो फलनवा का लड़का देखो पढ़ करके इतना इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, कलेक्टर बन गया। तुम केवल क्या कहते हैं गोठिया रहे हो लड़कियों से, इंस्टाग्राम फेसबुक चला रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, तुम केवल हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हो। समझ आया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाथ पर हाथ धर के बैठे रहना, यानी निष्क्रिय बैठना। निष्क्रिय का मतलब होता है बेकाम बैठना, बिना काम के बैठे रहना, बिना काम के बैठे रहना। वो लड़का बिना काम के घर पे ऐसे यूं ही बैठा हुआ है। ऐसे करके तुम वाक्य बना सकते हो। पानी पानी होना, पानी पानी होना। सैया ने देखा मुझे, मैं तो पानी पानी हो गई, ऐसे करके कोई गाना है, ठीक ना। तो पता नहीं कैसे गाना है भैया, ठीक ना। लेकिन पानी पानी होना, पानी पानी होने का मतलब होता है अत्यंत लज्जित होना। पानी पानी होने का मतलब होता है अत्यंत लज्जित होना। अत्यंत लज्जित होना, जैसे नहीं होता है हमने अपने आशिक को देख लिया तो एकदम शर्म से पानी पानी हो गए, अरे अरे क्या करे, अरे रे बाप रे बाप रे बाप। समझ रहे हो ना? तो हाँ, पानी पानी होने का मतलब अत्यंत लज्जित हो जाना, ठीक है। एकदम शर्मा जाना रे मेरे भाई, ठीक है। आसमान सिर पर उठा लेना। आसमान सिर पर उठा लेना यानी बहुत शोर मचाना। बहुत शोर मचाना। बहुत लोग नहीं होता है कि पूरा टेंशन अपने कपारे पे ले लेते हैं, तो कहते हैं कि आसमान सिर पे उठा लिया है, ठीक है। कहने का मतलब समझ रहे हो ना? आसमान आसमान सिर पे उठा लिया है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। दाल न गलना। दाल न गलना, कहते हैं ना भैया तुम्हारा तो मेरे यहाँ दाल नहीं गलेगा, कहीं और जाके अपना दाल गलाओ। मतलब समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना कि दाल न गलना यानी योजना असफल हो जाना, ठीक है। तुम्हारा दाल तो मेरे यहाँ नहीं गलेगा, तुम्हारी योजना जो लेकर के प्लानिंग बना के आए हो वो प्लानिंग तो यहाँ सफल नहीं होगी। हाँ, समझ आया? दाल न गलना, योजना असफल होना। योजना असफल होना। मेरे वीडियो का खास मकसद यही होता है कि मैं आपको वीडियो देखते देखते ही सिखा दूं। अगर वीडियो देखते देखते ही ना सीखो, वीडियो देखते देखते ही ना समझो, तो समय देने का कोई मतलब नहीं होता है। समझ आई मेरी बातें? तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि वीडियो देखते देखते ही आपको नसों में फिट कर दूं। यहां तक समझ आया? अगला है चार चांद लगाना। चार चांद लगाना, शोभा बढ़ा देना। शोभा बढ़ा, आप तो मेरे घर आकर के मेरे चार चांद की शोभा बना दी है, समझ रहे हो? तो इस तरह से 8 है। अगर आप अपने मन से अगर कुछ ऐड करना चाहोगे तो मेरी बात मानना, 2024 में पूछे गए और 2025 में पूछे गए सातों सेट का उठा लेना,
ठीक है, 2024 और 2025 में, जबकि ये 2024-25 में खूब दबा के पूछा गया है। ठीक है, फिर भी मैं बता रहा हूँ, अगर इसमें कुछ ऐड करना चाहो, जैसे तुम्हें अगर डर लग रहा है कि नहीं सर 2-4 ठो और बढ़ा ले क्या, ये तो आप एकदम बता ही दिए, मस्त एकदम समझ आई गया, कुछ भी बोल दूंगा आप तुरंत बता लोगे, अर्थ भी बता लोगे, रटने की कोई जरूरत नहीं है। तैयार हुआ कि नहीं, कुछ ही मिनट में तैयार हुआ कि नहीं हुआ ना भैया। चल अगले पे चलते हैं, लोकोक्तियां। लोकोक्तियां अर्थ सहित लिखना है। ठीक है, अब लोकोक्तियां क्या होता है ध्यान से समझो, मुहावरे की तरह ही होता है, ठीक ना, मुहावरे की तरह ही होता है मेरे भैया। अब दोस्तों लोकोक्तियां की अगर बात करूं तो लोकोक्तियां का मतलब क्या होता है, मुहावरे की तरह ही होता है। एक तरफ आपको इस तरह मुहावरे की तरह दिया रहता है, उसका अपना अर्थ बना करके लिखना होता है। ठीक है, तो जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी ममता कुलकर्णी, जैसी करनी वैसी ममता कुलकर्णी। अरे भाई ममता कुलकर्णी किसी हीरोइन का नाम है। एक मुंडा मेरे उम्र का है, मेरे उम्र का जी देखो, दिलों की ये बातें नहीं जानता। सुनो कन्नड़ अर्जुन में वो जो रहती है ना सलमान खान की गर्लफ्रेंड, वही रहती है ममता कुलकर्णी। ठीक है, तो ध्यान से समझो, तो यहाँ पे कह रहा है जैसी करनी वैसी भरनी, इसकी लोकोक्तिया एक तरह का है, ये क्या है, लोकोक्तिया है। अब इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होता है कर्म का फल अवश्य मिलेगा। कहते हैं ना जैसा करेगा वैसा भरेगा, जैसा कर्म करेगा वैसा इस चोटे को भरना पड़ेगा। समझ रहे हो, तो जैसी करनी वैसी ममता कुलकर्णी नहीं रहे, जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कर्म का फल अवश्य मिलेगा। ठीक है, फिर नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये लोकोक्तिया है, मुहावरा नहीं है। ठीक है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नहीं कहते हैं कि हाँ पढ़ने का शहूर नहीं है, कह रहे हैं कि समय ही नहीं मिल रहा है। कहने का मतलब है हाँ नाचने का शहूर नहीं है, कह रहे अगनमा टेढ़ है, ऐसे नहीं कहते हैं। तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा का मतलब क्या होता है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा का मतलब होता है अपनी कमी दूसरों पर डाल देना, यानी अपने अंदर की कमी दूसरे पे डाल देना। नाचा नहीं आ रहा है, कह रहे अगनवा टेढ़ है, ये नहीं कि ठुमका नहीं लगा पा रहे ठुमुक ठुमुक करके, लेकिन अगनवा टेढ़ है। ठीक है, तो ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, तो नाच न जाने आंगन टेढ़ यानी अपनी कमी दूसरों पे डाल देना। फिर अगला है घर का भेदी लंका ढाए, विभीषण घर का भेदी लंका ढाए, घर का भेदी लंका ढाए। ठीक है, घर का भेदी लंका ढाए, इसका मतलब होता है अंदर का व्यक्ति ही नुकसान पहुंचा रहा है, यानी अंदर का व्यक्ति ही नुकसान करता है, अंदर का व्यक्ति खुद का ही व्यक्ति नुकसान कर रहा है, जिसे तुम अपना समझ रहे हो। एक अनार 100 बीमार, ये भी लोकोक्तियां बहुत मस्त है, एक के पीछे 100 बीमार हैं, एक के पीछे 100 बीमार हैं। अभी फेयरवेल हुआ होगा, ठीक है, फेयरवेल के समय देखे होंगे एक लड़की के पीछे 100 ठो लड़का पड़े होंगे, एक लड़की के पीछे 20-30 ठो लड़का पड़े होंगे, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करने का भाई, सबको बहन समझने का। ठीक है, सबको नहीं, मतलब नहीं तो सब समझ लोगे तो ब्याह किससे करोगे। ठीक है, तो ध्यान से समझना, एक अनार 100 बीमार, एक अनार 100 बीमार का मतलब होता है चाहने वाले अधिक हैं परंतु वस्तु एक है या कम है। ठीक है, ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा का मतलब होता है जैसा नहीं होता है कि चीजें बहुत, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक बहुत बड़ा भूखा आदमी है, बहुत बड़ा पेट है, भूखड़ आदमी है, अब वो सोच रहे हैं कि हमको एक थरिया खाना मिलेगा, लेकिन उसको एक दाना चावल दे दिया गया, ले खा ले। तो कहने का मतलब समझ रहे हो ना, ठीक, मजाक मजाक में बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं। ठीक है, तो इसी तरह पढ़ा जाता है, इसी तरह मजा लेकर के पढ़ोगे ना तो क्या होगा, तुम मजे मजे में चीजें सब तैयार कर लोगे, ओवर रेटेड नहीं होगे, ओवर थिंकिंग नहीं होगा, और क्या कहते हैं तुम्हें बहुत ज्यादा होपलेस नहीं लगेगा। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। ऊंट के मुंह में जीरा का मतलब होता है आवश्यकता से बहुत कम, आवश्यकता से बहुत कम। अगला है जहां चाह वहां रहा, जहां चाह वहां रहा, इच्छा से मार्ग निकालना, जहां चाह रहा वहां का मतलब इच्छा से मार्ग निकालना। बूंद बूंद से सागर भरता है, छोटी बचत का महत्व, बूंद बूंद से सागर भरने का मतलब होता है छोटी बचत का महत्व। ये सारी चीजें तो अपने से बना के लिख लोगे। ठीक है, अंधे में काना राजा, अंधे में काना राजा यानी कम योग्य लोगों में थोड़ा योग्य श्रेष्ठ आदमी, कम लोगों में अंधे में काना राजा, इसका मतलब होता है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये मान लो कोई एवरेज बच्चा है, उतना ठीक नहीं है, उतना ठीक नहीं है, एवरेज है, मतलब नहीं कहते हैं ठीक ठाक है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है, लेकिन इससे भी पूरी भीड़ एकदम कमजोरों से भरी हुई है, तो इन कमजोरों में ये महान हो जाएगा। समझ रहे हो, तो आधे में काना, अंधे में काना राजा का मतलब समझ आया, ये 8 क्लियर हुआ। फिर से वही बात, अगर इससे ज्यादा तैयार करना चाहते हो तो 2024 और 2025 के अलावा और कुछ मत देखना, 22-23 की तरफ जाने की जरूरत नहीं, बस ये 8 तैयार रहे और 24-25 का देखना है। 24-25 में देखोगे तो खुदा मिल जाएगा। समझ रहे हो, क्योंकि आप जितना भी मैंने बोला तुमने नोटिस किया होगा, ये सारे रिपीटेड हैं, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल लोकोक्तियां हैं। ठीक है, फिर अगला आ जाता है वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द। आपको क्या किया रहेगा कि एक बड़ा सा शब्द, ध्यान से समझने की कोशिश करो, इस प्रश्न कैसे पूछेगा एग्जाम में। आपको जैसे यहाँ लिखा है ना, जो कभी न मरे, ऐसे लिखा है ना, जो
कभी न मरे। अब नीचे में 4 ऑप्शन दे देगा, नीचे में क्या दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा और बताओ इसमें जो कभी ना मरे इनमें से कौन सा सही होगा। यानी इतने बड़े से वाक्य का कोई एक शब्द होगा और वो शब्द इससे मिलता जुलता होना चाहिए। जैसे जो कभी ना मरे वो क्या है, अमर है। जो कभी ना मरे क्या है, वो अमर है। जो कभी ना मरे वो अमर है। और अगर जो कभी ना बूढ़ा हो वो अजर है। अजर, अजर का मतलब समझ रहे हो ना, जो कभी बूढ़ा ही ना हो, ठीक ना, जो कभी बूढ़ा ना हो वो क्या है, अजर है। और जो कभी ना मरे वो क्या है, अमर है। याद रखना, जो कभी बूढ़ा ना हो, जो व्यक्ति कभी बूढ़ा ना हो क्या है, अजर है। और जो कभी ना मरे वो अमर है। ही जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। जो उपकार माने, जो उपकार माने, जैसे हमने किसी का मदद किया और वो मदद करने के, जैसे मान लो सपोज दैट, मान लो किसी ने मेरा मदद किया, किसी ने मेरा मदद किया, उसने मेरा हेल्प किया, लेकिन फिर भी मैं उसकी मदद को उतना भाव नहीं दे रहा हूं, तो इसे कहते हैं किसी का उपकार न मानना। ठीक है, तो जो उपकार न माने उसे कहते हैं कृतघ्न। क्या कहते हैं, कृतघ्न। जो देखने योग्य हो उसे कहते हैं दर्शनीय। कहते हैं ना, आप दर्शनीय हैं, आप दर्शन योग्य हैं, मैं जा रहा हूं प्रभु का दर्शन करने। तो जो देखने योग्य हो वो दर्शनीय। जो क्षमा करने योग्य हो क्षम्य, जो क्षमा करने योग्य हो क्षम्य। जो सब जगह हो सर्वव्यापी। सर्वज्ञ क्या है, सर्वज्ञ का मतलब जो सब कुछ जाने, जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ है। ठीक है, और जो सब जगह है वो सर्वव्यापी है। नहीं कहते हैं हे प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं, आप सर्वव्यापी हैं, आप तो हर जगह हैं। समझ रहे हो, आप तो अजर हैं, आप तो बूढ़े ही नहीं होंगे, आप तो अमर हैं, आप मरबा नहीं करेंगे। कहने का मतलब समझो। तो कई सारा तो ऐसे मजाक मजाक में बता दे रहा हूँ, ठीक है। फिर अगला आता है, जो जल्दी क्रोधित हो जाए उसे क्रोधी कहते हैं। जो जल्दी क्रोधित हो जाए उसे क्रोधी कहते हैं। इतना हो गया। लेकिन मैं हमेशा कहूंगा, मेरी बात हमेशा मानते हो, नहीं मानोगे तो गड्ढे में गिरोगे। ठीक है, 2024-25 छोड़ना नहीं है। ठीक है, 2024-25 छोड़ना नहीं है। अगर नहीं मिले आपके पास, नहीं है आपके पास सैंपल पेपर, तो आप एक काम कर लेना, बहुत सिंपल सी चीज है। जब आप ऐसे टिक लगाओगे करते जाओगे तो बगलिया में खुदा मास्टरमाइंड में लिखा रहता है कि किस किस सन में आया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। वो भी ना हो तो क्वेश्चन बैंक या मास्टरमाइंड के पीछे देखोगे तो 5 ठो या 6 ठो अनसॉल्व दिया रहता है। उस अनसॉल्व में खोज लो कितने हैं, उनको तैयार कर लो। अगर आंसर ना मिले तो चैट जीपीटी पे, जेमिनी पे, गूगल पे कहीं भी सर्च कर लो। आज इतना सोशल मीडिया का जमाना है। ठीक है भैया, यहाँ तक हो गया। अब आता है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द का मतलब होगा कि एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होंगे। एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं, जैसे पर्यायवाची नहीं होता है उस तरह से। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ अंक दिया हुआ है, अंक, अंक का मतलब देखो संख्या भी होता है, अंक का अर्थ संख्या भी होता है और गोद भी होता है, गोद लगाने वाला। समझ आई मेरी बात है। उसी तरह कल है। कल अगर ध्यान से देखो तो कहते हैं ना कल तो बीत गया, या फिर कल आने वाला है। यानी बीता हुआ समय में भी कल शब्द यूज होता है, आने वाले कल में भी कल समय यूज होता है। तो क्या हो गया, बीता हुआ कल, बीता हुआ दिन और आने वाला दिन, दो चीज हो गया। और कल अगर बिहार से कोई बच्चे होंगे तो बिहार में या उत्तर प्रदेश में देखोगे तो ज्यादातर एक शब्द बोला जाता है, पानी वानी भर, चापाकल को क्या बोलते हैं, कह रहे जा रहे हैं कल पे पानी भरने। ठीक है, हम लोग तो यहाँ चापाकल कहते हैं, चापाकल। ठीक है, तो कल कहते हैं जा रहे हैं कले पे पानी भरने, कले पे नहाने। कल यानी मशीन, ये पानी भरने वाली चीज को कह रहा है। ठीक है, फिर आता है पत्र। पत्र का मतलब चिट्ठी भी होता है, पत्र का मतलब पत्ता भी होता है। ठीक ना, कहते हैं ना थोड़ा सा बेल पत्र ले आइए, बेल पत्र, बेल क्या है, बेल का पत्ता। ठीक ना, उसी तरह फल, फल का मतलब परिणाम भी होता है, परिणाम का मतलब रिजल्ट। कहते हैं ना कि तुम जितना करोगे उसका वैसा फल मिलेगा, फल यानी रिजल्ट, परिणाम। ठीक है, और फल का मतलब खाने का भी फल होता है समझ आया। रंग, रंग का मतलब होता है, रंग भी होता है और रंग का मतलब प्रभाव भी होता है। नहीं कहते हैं ये अपना बिल्कुल नहीं कहते हैं, कभी कभी जब लड़का कोई अपना गिरगिट की तरह रंग बदलता है, जैसे बदल जाता है कुछ कह के, तो नहीं कहते हैं ये अपना रंग दिखा दिया। रंग दिखाने का मतलब ये थोड़ी होता है कि अचानक वो लाल पियर हरियर हो गया। रंग का मतलब समझ लो ना। हाँ, बाल का मतलब केस भी होता है, छोटा भी होता है। ठीक है, जैसे नहीं कहते हैं बाल्यकाल, बाल्यकाल का मतलब छोटे बच्चों को नहीं कहते हैं बाल्यकाल, बाल्य अवस्था। तो छोटे शब्द के लिए बाल का इस्तेमाल करते हैं, बाल का इस्तेमाल केस यानी बाल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर आता है हरा, हार। हार का मतलब जानते हो, आभूषण से भी लेना देना है। किससे, आभूषण से भी कहते हैं ना गले का हार। ठीक है, उसी तरह आभूषण से भी लेना देना है। और पराजय, नहीं कहते हैं वो मेरे से हार गया, मैं उससे हार गया, ऐसे करके हार शब्द यूज होता है ना। उसी तरह जल, जल को पानी भी कह सकते हैं और जल को जलना भी कहते हैं। अनेकार्थी शब्द हैं, यानी जल शब्द को पानी भी यूज करते हैं अनेकार्थी में,
पर्यायवाची नहीं है भाई, पर्यायवाची और अनेकार्थी अलग होता है, याद रखिएगा। नहीं तो पर्यायवाची हो तो ये जलना शब्द जरूर नहीं आता, तब पानी आता, नीर आता, समझ रहे हो। तो पद का होता है स्थान और इसका होता है पैर, ठीक है। कर का मतलब हाथ भी होता है, कर का मतलब टैक्स भी होता है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको याद है ना क्या करना है, 2024 2025 का जितना भी इससे मैच कर जाए वो ठीक है, जो बच जाए और 2024 और 2025 में दिया है उसे भी तैयार करना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब चलते हैं भैया शब्द युग्म की तरफ। किधर चलते हैं, शब्द युग्म की तरफ। अब शब्द युग्म क्या है, शब्द युग्म क्या है मेरे भाई, ठीक है। शब्द युग्म क्या है, इस पर किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है बता रहा हूं मैं, ध्यान से समझना पहले आप, ठीक ना। क्या क्या बता दिया मैंने, ये वाला बता दिया, लोकोक्तियां बता दिया, वाक्य के लिए एक शब्द बता दिया, अनेकार्थी शब्द बता दिया। अब आता है शब्द युग्म। अब शब्द युग्म क्या है, शब्द युग्म का मतलब होता है शब्दों में सूक्ष्म अंतर होता है। देखो शब्द युग्म का मतलब होता है यहाँ पे आपको एक शब्द युग्म दिया रहेगा और सुनने में दोनों शब्दवा लगभग एक ही जैसा लगेगा, ठीक है। बस थोड़ा सा अंतर होगा, और थोड़ा सा अंतर होने की वजह से क्या होगा, थोड़ा सा अंतर होने की वजह से क्या होगा, उसका अर्थ बदल जाएगा। थोड़ा अंतर होने की वजह से क्या हो जाएगा, उसका अर्थ बदल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे क्या है बताओ, अन्न और यहाँ अन्य है, अन्न और अन्य और चार ऑप्शन दिया रहेगा, इसमें से क्या है, समझ रहे हो। इनमें से क्या होगा, अन्न मतलब होता है अनाज, अन्न मतलब क्या होता है अनाज, और अन्य का मतलब दूसरा कोई, तो इसका आंसर ए होगा, समझ रहे हो। उसी तरह यहाँ पे उपकार और अपकार है, ठीक है, तीन चारों में से कोई एक आंसर होगा। उसी तरह मैंने छाट करके यहाँ पे इतने सारे दिए हैं, इससे बाहर आपका नहीं आएगा, इतना तैयार कर लोगे, ठीक है। बहुत ईजी है, बहुत ही सिंपल है। अगर मैं ईमानदारी से बताऊं तो शायद तुम्हें 10 से 15 मिनट जाएगा इतना तैयार करने में, एक बार दिमाग में धस जाएगा ना तो हटेगा नहीं। और इसीलिए मैं बोला कि टिक आउट वाली चीजें ज्यादातर कोशिश करनी है कि तैयार करने के बाद एग्जाम के एक दिन पहले जरूर देखना है, क्योंकि टिक आउट वाली चीजें एग्जाम से पहले जरूर देखना चाहिए। फिर पेपर देने से 1 घंटे पहले टिक आउट को जरूर देखना चाहिए, पेपर देने जाने से पहले, घर से निकलने से पहले 1-1.5 घंटे पहले जरूर देख लेना चाहिए एक बार, और बाकी सारी चीजों को एक बार पलट पलट के देख लेना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बातें, यहाँ तक क्लियर हुई। यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो गया तो अब चलते हैं हम लोग रस छंद अलंकार की तरफ। समझने वाले रस छंद अलंकार को, जिसमें से रस में आप ज्यादा कुछ तैयार मत करो, केवल वीर रस, करुण रस और हास्य रस की कोशिश करो तैयार करने की, 3 से ज्यादा तैयार मत करो, ज्यादा रस तैयार करोगे तो आपका रस निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको बिना रटे, जैसे वादा किया हूं मैं कि आपको बिना रटाए हर एक चीज समझाऊंगा, तो समझा के दिखाऊंगा भी, बस आप ध्यान से देखो। जैसे वीर रस है, वीर रस का यहाँ जो परिभाषा लिखा है, इस भाषणबाजी में मत जाओ, जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से समझो। वीर, वीर यानी वीरता की बात हो रही है। जब किसी कठिन कार्य को करने के लिए, जब किसी कठिन कार्य को करने के लिए तुम्हारे हृदय में, यानी जब किसी कठिन कार्य को करने के लिए जब हमारे हृदय में उत्साह जागृत होता है तो उसे वीर रस कहते हैं, यही इसका लक्षण है, यही इसका लक्षण है। वीर रस किसे कहते हैं, जब किसी कठिन, बोलो मेरे साथ, जब किसी कठिन कार्य को करने के लिए जो हमारे हृदय में उत्साह जागृत होता है तो हमें वीर रस कहते हैं, ठीक है। अब वीर रस का यहाँ उदाहरण दिया है, ठीक है। यहाँ पे चाहे इसे वाला तैयार कर लो या पहले से तुम्हें कोई तैयार हो तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो एक मस्त बताता हूं, आप इसे तैयार करो, ठीक है। उदाहरण, चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। मेरे साथ बोलो, चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। याद हुआ, तैयार हुआ। अब चलो चलते हैं करुण रस। करुण रस क्या है, करुणा की बात, जब किसी दृश्य को, किसी कहानी को देख, जब किसी कहानी को सुन करके, जैसे होता है ना कभी कभी टीवी भी देखते हैं तो वो कहानी हमें रुला देता है, तो जब किसी कहानी को सुन करके, जब किसी कहानी को सुन करके, किसी दृश्य को देख करके, कोई दृश्य देखते तो होता है कभी कभी रुलाई आ जाता है, तो जब किसी कहानी को सुन करके, किसी दृश्य को देख करके हमारे हृदय में, जब किसी कहानी को सुन करके, किसी दृश्य को देख करके हमारे हृदय में करुणा का भाव जागृत हो जाए तो उसे करुण रस कहते हैं। और यहाँ जो आपको उदाहरण दिया है, चाहे इसे याद करो या फिर आपको पहले से जो तैयार है वो अच्छी बात है, और अगर नहीं तैयार है तो ये वाला तैयार करो, जो मैं बता रहा हूँ एकदम आसान है। क्या है पता है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम्हें देखी सीता मृग नैनी। हो गया खत्म। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, लिख लो, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम्हें देखी सीता मृग नैनी। क्लियर हुआ। अगर मात्रा उत्तरा में दिक्कत हो रहा है कि मात्रा उत्तरा में गलत हो सकता है तो चैट जीपीटी पे डाल दो, यही चीज दे देगा वो, या तो जेमिनी पे या तो गूगल पे। समझ है मेरी बात, या तो आप लिखने का तरीका है तो मैं बोल रहा हूँ लिख लो, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम्हें देखी सीता मृग नैनी। तैयार, तैयार। अगला है, अब हास्य रस की बात करते हैं। हास्य रस क्या होता है, जैसे किसी चीज को देख करके नहीं होता हंसी आ जाता है, या किसी कहानी को सुन के हंसी आ जाता है, या किसी परिदृश्य को देख के हंसी आ जाता है, तो उसी तरह से जब किसी कहानी को सुन करके या किसी दृश्य को देख करके जब हमारे हृदय में आनंद का भाव जागृत होने लगे, आनंद यानी हास्य के लिए, ठीक है ना, आनंद का भाव जागृत होने लगे तो इसे हास्य रस कहा जाता है।
मजा आया। ठीक है, यहाँ पे वही चीज है, वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि विकृति किसी को देख करके हमारे हृदय में जो भाव जागृत होता है, आनंद का भाव, विनोद का भाव, आनंद का भाव, विनोद का भाव जागृत हो जाता है, तो उसे हास्य रस कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? हास्य रस कहा जाता है। इसके आगे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हास्य रस का जो उदाहरण दिया है, ये मजेदार एकदम उदाहरण है, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। आपने राम जी की वो रामायण वाला देखा है ना, सीरियल, जिसमें क्या कहते हैं, अहिल्या अपने पति के शराब की वजह से पत्थर की शिला बन जाती है, पत्थर की शिला बन जाती है, तो प्रभु राम जी की वजह से उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो प्रभु राम जी ऐसे पैरवा करते हैं तो नहीं होता है, एकदम सुंदर स्त्री बन जाती है, ठीक ना, फिर उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो जब सुंदर स्त्री बन जाती है तो कुटिया के बगल से बहुत सारे ऐसे करके टुकुर टुकुर ताक रहे होते हैं ऋषि मुनि, कर हाय रे दादा, ये कैसा लड़कवा का पैर है रे भाई, पत्थर पे रखा पैर तो स्त्री बन गई सुंदर सी। हे प्रभु चलिए ना हमारे कुटिया में, उधर बहुत पत्थर है, आप रख दीजिए एक एक ठो स्त्री लेके हम अपने कुटिया में चले जाएंगे। समझ रहे हो ना? तो उसी ऊपर हाथ पे यहाँ पे आप अगर अपने से तैयार की हो तो अच्छी बात है, नहीं तो ये बस 2 लाइन दिमाग में बैठा लो। ये 2 लाइन क्या है? 2 लाइन, बिंद के बासी उदासी तपो व्रतधारी महाबिनु नारी गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनिबे मुनि बृंद सुखारे। ठीक है, बिंद के बासी उदासी तपो व्रतधारी, बिंद के बासी उदासी तपो व्रतधारी, महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनिबे मुनि बृंद सुखारे। बस इतना तैयार कर लो, नीचे का ए और ए तैयार करने की जरूरत नहीं है। अब बताओ यहां तक समझ आया? अगर यहां तक समझ आ गया तो आता है अब अलंकार। अलंकार में आते हैं, अलंकार में ज्यादा कुछ तैयार नहीं करना है। ठीक है, अनुप्रास, यमक, और यमक के बाद आपको श्लेष अलंकार, इससे ज्यादा कुछ तैयार नहीं करना है। ठीक है, ज्यादा अलंकार तैयार करोगे तो अलंकार निकल जाएगा आपका। ठीक है, तो अनुप्रास में क्या है, ध्यान से समझो। जैसे यहाँ पे समझो, वर्णों की आवृत्ति अगर बार बार हो, वर्णों की आवृत्ति क्या हो, बार बार हो, तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। हो गया खत्म। वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं, वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं, वर्णों की आवृत्ति बार बार हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय, ये वाला याद कर सकते हो, नहीं तो रघुपति राघव राजाराम तैयार कर लेना, वैसे तैयार होगा ही। यहाँ तक क्लियर है? आते हैं यमक अलंकार पे। यमक अलंकार क्या होता है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। यहाँ पे क्या है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे क्या है कि यमक का अर्थ होता है युग्म या फिर जोड़ा। यमक का अर्थ क्या होता है, युग्म या फिर जोड़ा। अब यहाँ पे कह रहा है कि कोई एक शब्द जो है, शब्द या समूह एक बार से अधिक बार है, कोई शब्द या समूह एक से ज्यादा बार है, एक से ज्यादा बार यूज किया जा रहा है, वही वही शब्द रिपीट। ठीक ना, ध्यान से समझो। कोई शब्द एक बार से ज्यादा बार यूज हो रहा है, वही वही शब्द, जैसे कनक कनकते सौगुनी, कनक कनक 2 बार यूज किया मैंने, बोलते दौरान 2 बार निकला मेरे मुंह से, कनक कनकते सौगुनी, 2 बार निकला कि नहीं, कनक कनक, लेकिन दोनों बार अर्थ अलग अलग है। यानी वो जो शब्द है एक बार से ज्यादा आएगा, लेकिन हर बार अर्थ उसका अलग अलग होगा। इसी को कहते हैं यमक अलंकार। समझ है मेरी बात? इसी को कहते हैं यमक अलंकार। जैसे कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिक है, ज्वाप वाप है बौरा है, या जख है बौरा है, समझ लो, इसी तरह का कुछ है। ठीक है, तो चाहे इसको तैयार कर लो या फिर जो मैंने बोला वो तैयार कर लो। ठीक है, फिर आती है बारी श्लेष अलंकार की। श्लेष अलंकार बहुत ही आसान, बहुत ही इजी है, बस ध्यान से देखो जैसे बता रहा हूं। ठीक है, श्लेष अलंकार में क्या होता है कि कोई शब्द एक बार केवल आता है। जैसा भी यमक में क्या था कि कोई शब्द एक बार से ज्यादा बार आ रहा था और उसका हर बार अर्थ भिन्न भिन्न हो रहा था। ठीक है, यही हो रहा था ना। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि कोई शब्द एक बार केवल यूज होता है, लेकिन उसका अर्थ बार बार निकाला जाता है। जैसे यहाँ पे कह रहा है, देख लो, सबसे कह रहा है कि कोई शब्द एक बार प्रयुक्त किया जाता है और उसका अर्थ एक बार से अधिक हो जाए। कोई शब्द एक बार केवल प्रयोग किया जाए और उसका अर्थ एक बार से अधिक हो जाए। जब कोई शब्द एक बार प्रयोग किया जाए और उसका अर्थ एक से अधिक निकले, जब कोई शब्द को एक बार प्रयोग किया जाए उसका अर्थ एक बार से ज्यादा बार निकले, तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। बताओ समझ आया या नहीं? ठीक है, अब यहाँ पे उदाहरण दिया है, चाहे तो ये उदाहरण तैयार कर लो। ठीक है, ये उदाहरण तैयार कर लो, या फिर मैं जो बोल रहा हूँ उसे तैयार करो। मैं तो कहूंगा मैं जो बोल रहा हूँ उसे तैयार करो, बड़ा आसान है। ठीक है, अब श्लेष अलंकार का उदाहरण क्या है, ध्यान से समझो। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। यहाँ पे 2 बार पानी यूज हुआ है, हर बार अलग अलग अर्थ है। समझ आई मेरी बातें? तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन, मोती मानुष चुन। क्लियर हुआ? अब आते हैं छंद की तरफ। छंद में आपको क्या तैयार करना है, ध्यान से समझो। छंद में भैया 3 छंद तैयार करना, चौपाई, दोहा और आपका सोरठा। आपको पता है कि दोहा तैयार होता है तो सोरठा अपने आप तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि दोहा और सोरठा एक दूसरे का उल्टा होता है, परिभाषा एक दूसरे का जस्ट उल्टा होता है। चौपाई थोड़ा क्या होता है, ध्यान से समझो।
दोहा और सोरठा को तो बता रहा हूं, चौपाई पहले समझ लो। चौपाई में क्या होता है कि चौपाई ही एक लौता ऐसा है जिसमें चार चरण होते हैं। चार चरण तीनों में होता है, दोहा में भी चार चरण होता है, चौपाई में भी चार चरण होता है, सोरठा में भी चार चरण होता है। लेकिन चौपाई में खासियत क्या है कि चारों चरण में जो मात्राएं होती हैं वो चारों चरण में मात्राएं समान होती है। समान का मतलब पहले चरण में भी 16 मात्रा, दूसरे में भी 16 मात्रा, तीसरे में भी, चौथे में भी 16 मात्रा। मात्रा कैसे निकाला जाता है अभी दिखा रहा हूं मैं निकाल के, ठीक है। तो चौपाई क्या होता है, अब सब में समान मात्रा है इसलिए सम यूज होगा। क्या यूज होगा, सम। चौपाई सम मात्रिक छंद ऐसे बोलेगा, क्योंकि चारों में समान मात्रा है इसलिए बोलेगा सम मात्रिक छंद। अगर चारों में समान मात्रा ना होता तो अर्ध सम मात्रिक छंद बोलता। अर्ध सम मात्रिक, अर्ध यानी आधा समान होगा आधा समान नहीं होगा, इसका मतलब ये है। तो चौपाई का मतलब होता है चौपाई सम मात्रिक छंद होता है, इसमें चार चरण होते हैं। बताओ, इसे तैयार करने की जरूरत नहीं, दिमाग में जा रहा होगा, घुस भी रहा होगा दिमाग में कि चौपाई क्या होता है, एक सम मात्रिक छंद होता है। क्यों सम मात्रिक छंद, क्योंकि सभी मात्राएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो चौपाई सम मात्रिक छंद होता है, इसमें चार चरण होते हैं। इसमें कितने चरण होते हैं भैया, चार चरण होते हैं, और चारों में 16 मात्राएं होती हैं। चारों में 16 मात्राएं होती हैं। इसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यहीं तक पढ़ना है। इसे ही चौपाई कहते हैं। अब आती है हमारी उदाहरण की। तो उदाहरण जो दिखा है यहाँ पे, निरखि सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेहु सराहन लागे, होत न भूलत भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। तो ये वाला याद कर लेना, या फिर अगर आपको पहले से याद है तो एक तैयार करने की जरूरत नहीं है। तब जो थीम बता रहा हूं थीम समझो बस। अब यहाँ पे देखो, इस तरह जब चार लिखना, चार उदाहरण इस तरह से लिख लेना, चार लाइन, तो चारों में मात्रा मत भरना, केवल एक में भर देना, क्योंकि चारों में बराबर है तो कोई एक में भरना होगा, कोई एक में भरना होगा। देखो, छोटी की मात्रा रहे तो एक लिखना, कोई मात्रा ना हो तो एक लिखना, छोटी की मात्रा हो एक लिखना, छोटी की मात्रा हो एक लिखना, कोई शब्द में आधा अक्षर जुड़ा हो तो उसे दो लिखना, ठीक है। कोई में आ की मात्रा लिखा हो दो लिखना। अब ये तो एक ही होगा, अभी एक ही होगा, छोटी ऊ की मात्रा एक रहेगा, रा में दो होगा, ग में एक की मात्रा आएगी, दो लिखना। अब काउंट करके देख लो, समझ रहे हो, जो ऐसे बना रहा हूं ना ऐसे पांच की तरह, ये दो है यहाँ पे हिंदी में, ठीक है। गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 2 12 14 16। समझ आया, क्लियर हुआ। तो मात्रा भी लिखने का तरीका समझ आ गया होगा। फिर आता है बाबू दोहा। दोहा में क्या होता है, अर्ध सम्मात्रिक छंद। अर्ध क्यों लगा, क्योंकि चार चरण तो है लेकिन चारों चरण की मात्राएं एक जैसी नहीं है, अलग अलग मात्राएं हैं। तो क्या है भैया कि इसमें क्या होता है, यह अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है, इसमें चार चरण होते हैं। बस यहाँ पे थोड़ा सा बदलना है मेरे भाई, सम्मात्रिक छंद हटा करके चौपाई लिखना तो सम्मात्रिक छंद लिख देना, दोहा या फिर सोरठा लिखना तो अर्ध सम्मात्रिक छंद लिख देना, ठीक है। तो यह अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है, इसमें चार चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, और भैया दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, ठीक है। यानी पहले वाले में 13, तीसरे वाले में 13, ठीक है, और दूसरे वाले में 11 और चौथे वाले में 11 मात्राएं होती हैं। अब मात्रा कैसे निकाला जाता है बता ही दिया हूं, ठीक है। चाहे ए तैयार करो भैया जो मैं दिया हूं, ठीक है, चाहे ए तैयार करो, चाहे तो आपको अलग से जो तैयार हो वो कर लो। यहाँ पे एक नहीं बल्कि दो फार्मूला, मतलब दो दिया हुआ है, ठीक ना। यहाँ पे देखो, एक चरण ए हो गया, 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 कॉमा किधर वाला, यानी 1 2 3 4। तो यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ, ठीक ना, नहीं तो आप उल्टा समझ लोगे। तो यहाँ से यहाँ तक जो दिख रहा है ये पहला चरण है, दिख रहा है। यहाँ से यहाँ तक जो दिख रहा है पहला चरण, पहला चरण में 13 मात्रा, दूसरा में 11 मात्रा, तीसरा चरण में फिर तीसरा चरण में 13 मात्रा, फिर चौथे चरण में 11 मात्रा। समझ है मेरी बातें, कैसे निकाला जाता है बता चुका हूँ, ठीक है। फिर आता है सोरठा। सोरठा जस्ट उल्टा कर दो दोहा का, ठीक ना, दोहा का उल्टा कर दो। जैसे यहाँ पे दोहा में क्या है, पहले तीसरे में 13 है मात्राएं, तो सोरठा में जाके क्या हो जाएगा, पहले तीसरे में 11-11 मात्राएं हो जाएंगी। दूसरे चौथे में क्या है, 11-11 मात्रा है, तो सोरठा में क्या हो जाएगा, 13-13 मात्राएं हो जाएंगी। ये जो दोहा है ना, यही परिभाषा सोरठा का बन जाएगा। कैसे, यह अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है, इसमें चार चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 बोलोगे तो दोहा बन जाएगा, और अगर ऐसे बोल दोगे पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं तो क्या हो जाएगा, सोरठा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोरठा। और दूसरे और चौथा में 11 की जगह पे क्या बोल दोगे, 13-13 बोल देना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये सोरठा हो जाएगा। समझ आई मेरी बातें। और ये है इसका उदाहरण सोरठा में। ये देखिए, ये आपको दिया है, चाहे इसको तैयार कर लीजिए ऊपर वाला या फिर नीचे वाला तैयार कर लीजिए, जो आपको अच्छा लगे। समझ आई मेरी बात है, क्लियर हुआ।
100% क्लियर हुआ यहाँ तक। अब चलते हैं हम लोग साहित्य परिचय की तरफ। अब दोस्तों हम लोग लेखक और कवि के साहित्यिक परिचय यानी जीवन परिचय के ऊपर गर्दा मचाने वाले हैं। एकदम सटीक तरीके से बिना रटाए इतनी सही तरीके बताऊंगा कि आप आसानी से तैयार कर पाओगे। अगर आपको जीवन परिचय तैयार करने में जितना भी समय लग रहा होगा उसका 50% से भी कम लगने लगेगा। ठीक है, ध्यान से समझो। सबसे पहले देखो हम कवि की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर, एक डेमो के तौर पर समझा रहा हूँ, ठीक है, कैसे लिखा जाता है साहित्यिक परिचय। सबसे पहले साहित्यिक परिचय में क्या होता है, आप हेडिंग डाल करके उसका जीवन परिचय ही लिखते हो, फिर नीचे में साहित्यिक परिचय लिखा जाता है, ठीक है। तो जैसे जयशंकर प्रसाद है, जयशंकर प्रसाद को आप जानते ही होंगे, उनका जन्म काशी में हुआ था 1889 ईस्वी में। कई जगह पे 1890 भी लिखा होता है, तो इसमें दिक्कत की बात कोई नहीं है, ठीक है। इनका बहुत ही दुख भरा जीवन है भाई, समझ रहे हो ना। अब किसी के जीवन परिचय को तुम रट रहे हो, कितनी गंदी बात है। किसी के जीवन में घटने वाली घटना को कैसे तुम रटोगे? बस एक बार सुनो, समझो, एकदम दिल से, ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। कहानी की तरह एक दृश्य बनाओ, जब पढ़ रहे हो तो सोचो तुम्हारे सामने एक ऐसा इमेजिन करो कि वो चीज चल रहा है, तो जल्दी भूलोगे ही नहीं। तो सोचो मैं जो बता रहा हूं और तुम दम हो तो भूल के दिखाना, ठीक है। जयशंकर प्रसाद का मैं जीवन परिचय बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनो। जयशंकर प्रसाद काशी में पैदा लिए थे, बनारस में, ठीक है। और वो 1889 ईस्वी में पैदा लिए थे वैश्य परिवार में, ठीक है। उनका तंबाकू का दुकान भी था, तंबाकू गुटखा उटका का, ठीक है। अब दिक्कत की बात है कि बहुत ही कम उम्र में, अल्पायु में ही इनके माता पिता का देहांत हो जाता है। समझ आई मेरी बातें? बहुत ही कम उम्र में ही इनके माता पिता का देहांत हो जाता है। देहांत हो जाने के बाद क्या होता है कि इनके बड़े भाई जो थे इनका देखभाल करने लगते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, वो भी एक आध 1.5 साल 2 साल के अंदर वो भी मर जाते हैं। सारा जिम्मेदारी जयशंकर प्रसाद के ऊपर आ जाता है। सोचो किसी का माँ बाप का डेथ कर जाना, फिर कुछ ही साल में उसके भाई का, बड़े भाई का डेथ कर जाना, एकदम अकेला पड़ जाना। जब कोई अकेला पड़ जाएगा तो जरा सोच के देखो, क्या वो अपनी पढ़ाई को पूरा करेगा? क्या वो कॉलेज जाएगा? क्या वो स्कूल जाएगा? नहीं ना, पूरी जिम्मेदारी घर पे आ गई। समझ रहे हो? तीनों ने क्या किया। अब आप अपना देखो, बहुत ऐसे बच्चे हैं कि पूरी घर की सुविधा मिल रही है, माँ बाप पैसे दे रहे हैं पढ़ने के लिए, सब कुछ सुविधा मिल रहा है, लेकिन फिर भी आप मेहनत नहीं कर रहे हो। लेकिन इनका जीवन देखो कि पढ़ाई छूट जाने के बाद भी ये दुकान पे ही रह करके काव्य शास्त्र का अध्ययन करने लगे। यहाँ तक कि हम लोग से ढंग से एक तो इंग्लिश नहीं सीखी जाती है, ये कई भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिए थे। यहाँ पे देख सकते हो वही बात लिखा हुआ है, घर पे रह करके ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन कर लिया था। समझ रहे हो? गहन अध्ययन कर लिया था। और एक बड़ी बात बताता हूँ, ये ना बड़े दयावान भी थे। दयावान का मतलब होता है, जैसे किसी को नहीं होता है कि किसी की दुख देख करके कोई रहा नहीं जाता तो उसकी मदद कर देता है। ये मदद करने के चक्कर में कर्जे में आ गए थे। सोच लो, यहाँ हम लोग दूसरे का लूट ले रहे हैं, लेकिन ये मदद करने के लिए अपने कर्जे में आ गए। समझ रहे हो? इतने दयावान थे। लेकिन अंत में क्या होता है कि क्षय रोग के शिकार हो जाते हैं। क्षय रोग का मतलब होता है क्षय ठो रोग नहीं, क्षय रोग का मतलब होता है टीबी की बीमारी, ठीक है। क्षय रोग के शिकार हो जाते हैं और बहुत ही अल्पायु में ही, कम उम्र में, 1937 ईस्वी में इनका देहांत हो जाता है। समझ रहे हो? ये छायावादी कवि है। कभी कभी पूछा भी जाता है, छायावादी के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। छायावादी के प्रवर्तक कौन है? जयशंकर प्रसाद है। समझ आई मेरी बातें? यहाँ तक क्लियर हुआ? अब आते बारी साहित्य की बात करें तो साहित्य में इनका जो योगदान है उसी को साहित्यिक परिचय में लिखा जाता है। तो साहित्यिक परिचय, फिर हेडिंग लगाओगे, हेडिंग लगाने के बाद इसको मत डालना हेडिंग, ठीक ना। साहित्यिक परिचय हेडिंग डालोगे, यहाँ पे लिखोगे जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक थे। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है। अपनी रचनाओं में उन्होंने हिंदी को समृद्ध किया। जयशंकर प्रसाद जी एक कवि ही नहीं बल्कि नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार भी थे। यानी ये कवि के साथ साथ एक लेखक वाली भूमिका भी निभा रहे थे। समझ रहे हो? तो इसे अपने मन से बना के लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि थे या छायावाद के एक प्रवर्तक थे, जिन्होंने हिंदी के लिए बहुत बड़ा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऐसे भी लिख सकते हो, अपने तरफ से बना के, रटना नहीं है, ठीक ना। हिंदी के क्षेत्र में बहुत बड़ा अपना योगदान दिया, ठीक है। इनकी काव्य रचनाएं बहुत ही प्रसिद्ध हैं, इनकी काव्य रचनाएं बहुत ही प्रसिद्ध हैं। यह केवल कवि नहीं बल्कि ये सफल नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार भी थे। याद आया? याद आया? याद हुआ? याद हुआ? याद हुआ ना? ठीक है, कहानीकार भी थे, ठीक है। ये अनेक विषयों तथा भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे जयशंकर प्रसाद। जब इतना हो जाए फिर रचना हेडिंग डालना। अब इतना सारा रचना लिखा है तो इतना सारा रचना नहीं लिखना है। समझ रहे हो ना? एक दो ठो तीन ठो रचना उठा करके, जैसे यहाँ पे आंसू हो गया, लहर हो गया, झरना हो गया, कामायनी हो गया, आंधी हो गया, इंद्रजाल, आकाशदीप, ये सारी चीजें इन्हीं की रचना है, ठीक है। तो एक दो तीन, कम से कम 3 रचना तो लिख ही देना।
जो भी तुम्हें याद हो। यहाँ तक क्लियर हुआ, जयशंकर प्रसाद का क्लियर हुआ। अब आती है बारी कि जयशंकर प्रसाद के साथ साथ और किस कवि का हमें जीवन परिचय यानी साहित्यिक परिचय तैयार करना चाहिए। तो जयशंकर प्रसाद बता दिया, मैथिली शरण गुप्त तैयार कर लो, सुमित्रा नंदन पंत तैयार कर लो, ठीक है। और अगर आपने पहले से ही तीनों तैयार कर रखा है तो कुछ नया ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर प्रोबेबिलिटी निकालोगे, चांसेस निकालोगे, तो 3 तैयार रहेगा तो 100% कोई ना कोई एक फंस जाएगा। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, आपका 5 नंबर एकदम सुरक्षित है, ठीक है। फिर आती है बारी लेखक की। तो लेखक की बात करें, देखो कितना सुंदर मोछा है, ये डिजाइन है उस जमाने का, समझ रहे हो, उस जमाने का ये फैशन है और लेटेस्ट फैशन है। उस जमाने में लेटेस्ट फैशन हुआ करता था यहाँ आधा मोछा रखना, ठीक ना। हिटलर देखे हो, हिटलर के बारे में सुने हो, कितना जो बदतमीज था, तानाशाह, उसका मोछा देखोगे तो ऐसा ही था। उस जमाने का ऐसा मोछा, उस समय की जो स्त्री थी, औरतें थी, अधकटवा मोछा अधकटवा मोछा के अधकटवा मोछा, उस समय उस जमाने की जो स्त्री हुआ करती थी अधकटवा मोछा पे फिदा हो जाती थी। समझ, अधकटवा मोछा, जब अधकटवा मोछा ऐसे चलते थे ना, देख रहे भाई एकदम खतरनाक, ठीक ना। चलो खैर, बहुत ही बड़े हैं तो मजाक मजाक में मैंने बोल दिया भैया, ठीक है। तो वासुदेव शरण अग्रवाल की अगर बात करें तो इनका लेखक देखो क्या है, इनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय कैसे लिखना देखो। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जो थे, इनका जन्म 1904 ईस्वी में, या फिर यहाँ पे देखो कुछ अलग भी लिखा है, वैसे सेम ही लिखा है, ठीक ना। 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता लखनऊ में रहते थे। अब इनका लखनऊ में रहते थे, इनका बचपन मंगल ग्रह पे नहीं ना बीतेगा। लखनऊ में अगर रह रहे हैं तो इनका बचपन भी भाई माइया बाबू के पास न बीतेगा। तो क्या बात है यार, इनका बचपन लालन पालन लखनऊ में नहीं बीतेगा, वही चीज लिख देना कि इनका इनका माता पिता लखनऊ में रहते थे तो इनका बचपन भी लखनऊ में बीता, और लखनऊ में बीता तो लखनऊ में ही पढ़े होंगे। तो लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की और यही से इन्होंने पीएचडी भी की, ठीक है। और डीलिटा की उपाधि प्राप्त कर बनारस विश्वविद्यालय के पुरातत्व और प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष हो गए, ठीक है। इस तरह से, और एक कुछ समय तक आचार्य भी रहे। हिंदी के महान लेखक की मृत्यु सन 1967 ईस्वी में हो गई, ठीक है। यहाँ 66 लिखा हुआ है, ठीक है। आप देख लेना आपके क्वेश्चन बैंक में क्या लिखा है, वही तैयार कर लेना, ठीक है। इतना करने के बाद फिर आएगी बारी साहित्यिक परिचय की। तो साहित्यिक परिचय में ये लिख देना, वासुदेव शरण अग्रवाल ने अपना जीवन साहित्य के क्षेत्र में व्यतीत किया, ठीक ना। और अपने मन से घुसेड़ सकते हो इसमें कि हिंदी के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिए, सब में यही घुसेड़ सकते हो, ठीक है। ये चीज सब में सेम रख सकते हो कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल अपने जीवन साहित्य के क्षेत्र में व्यतीत किया, ठीक ना। जितने भी लेखक आएंगे, कोई भी लेखक हो, ये शब्दवा सब में चिपका सकते हो, बस इसको हटा हटा करके। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की जगह डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी अपना जीवन साहित्य के क्षेत्र में व्यतीत किया। कन्हैयालाल मिश्र अपने जीवन का साहित्य के क्षेत्र में व्यतीत किया। इन्होंने हृदय में साहित्य की सेवा प्रति अनमोल विचार रखते थे, अपने हृदय में साहित्य के सेवा के लिए अनमोल विचार रखते थे। इस तीनों के लिए वही चिपका सकते हो, ठीक है। उन्होंने मुख्य रूप से पुरातत्व को, यहाँ पुरातत्व मत डालना क्योंकि पुरातत्व विभाग के थे, इसलिए उसी के ऊपर इनका दिमाग ज्यादा जाता था, ठीक है। तो पुरातत्व को अपना विषय बनाया और अपनी रचनाओं में संस्कृति, प्राचीन इतिहास का स्वरूप दिखाया। फिर उसके बाद यहाँ पे रचनाएं लिख देना, ठीक है। तो ये वासुदेव शरण अग्रवाल तो ऐसे ही मैंने बता दिया। अब बचा दो ठो, तो दो ठो अपने हिसाब से तैयार कर लेना, और अगर पहले तैयार है तो इसी सीक्वेंस में लिखना। अब बताओ क्लियर हुआ, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। एक और चीज बता देता हूँ, इस तरह भी आप लिख सकते हो चाहो तो, जैसे यहाँ पे जीवन परिचय हेडिंग डाल के ऐसे डब्बा बना करके इनकी मेन चीजें, जन्म स्थान, माता पिता, मृत्यु, ये लिख सकते हो। फिर नीचे साहित्यिक परिचय भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसे भी फॉर्मेट में लिख सकते हो। यहाँ तक क्लियर हुआ? अगर यहाँ तक क्लियर हुआ तो अब चलते हैं दोस्तों पत्र लेखन और निबंध की तरफ। अब दोस्तों पत्र लेखन का गजब का ट्रिक बता रहा हूँ कि एक अगर समझ गए तो कोई भी पत्र लेखन आएगा आसानी से कर लोगे, ठीक है। अब वैसे भी बोर्ड एग्जाम में पत्र लेखन 2 तरह से पूछा जाता है, इससे बाहर नहीं आता है, ठीक है। याद रखना, या तो नगर, किसको? नगर निगम को, नगर निगम के अधिकारी को पत्र लिखने के लिए आता है, या फिर आपके मोहल्ले में सड़क की दुर्दशा है, या फिर आपके मोहल्ले में सड़क सही नहीं है, समझ रहे हो, पानी सही नहीं आ रहा है, इन सारी चीजों के ऊपर आ सकता है, गंदगी के ऊपर आ सकता है पत्र लिखने के लिए। दूसरा, एक बैंक प्रबंधक को आता है, बैंक प्रबंधक को किस लिए? लोन लेने के लिए। किस लिए? शिक्षा के लिए। किस लिए भैया? शिक्षा के क्षेत्र में लोन लेने के लिए, आगे पढ़ाई चालू रखने के लिए, आगे पढ़ाई जारी रखने के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए लोन मांगने के लिए बैंक से, ठीक ना, उसके लिए
तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, जो प्रिंसिपल को यानी प्रधानाचार्य को पूछा जाता है। किसको पूछा जाता है? प्रधानाचार्य को। अब चाहे किसी पे भी आए आप आसानी से लिख पाओगे, बस जैसे कह रहा हूं ध्यान से सुनना। सबसे पहला, कोई भी पत्र पूछेगा सेवा में जरूर लिख देना। क्या लिख देना? सेवा में। इतना लिख पाओगे? इतना करने के बाद ज्यादातर जाहिर सी बात, अभी 12th क्लास में तो प्रधानाचार्य पे आने की संभावना ज्यादा है, तो क्या लिखोगे? सेवा में प्रधानाचार्य महोदय। यहाँ क्या लिखोगे? सेवा में प्रधानाचार्य महोदय। यहीं पे जहां जहां मैंने डैश किया है वहीं चेंजेस होगा, बाकी सब जगह सेम रहेगा। सेवा में सेम रहेगा, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय। यहां तक क्लियर है? या फिर सेवा में नगर निगम की बात आएगी तो यहाँ पे क्या लिखोगे? नगर मुख्य अधिकारी, नगर मुख्य अधिकारी, या फिर नगर निगम मुख्य अधिकारी, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है। बैंक प्रबंधक को आएगा तो सेवा में बैंक प्रबंधक महोदय, ऐसे लिख सकते हो। वैसे महोदय यहाँ लगाओगे, इसलिए सेवा में बैंक प्रबंधक सेवा में बैंक प्रबंधक लिख दोगे तो चलेगा। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जिस बैंक की बात हो रही है उस बैंक का नाम, एड्रेस। ठीक है। जैसे अभी तुम प्रधानाचार्य पे लिखोगे तो क्या लिखोगे? सेवा में प्रधानाचार्य, यहां तक लिखोगे। फिर उसके बाद जो भी तुम्हारा, जैसे मान लो जो भी आपका कॉलेज का नाम होगा, जो भी आपके स्कूल का नाम होगा वो डालोगे। तो यहाँ पे डाल दोगे जीआईसी शक्तिनगर सोनभद्र उत्तर प्रदेश, जैसे मान लो मैंने डाल दिया। ठीक है ना? जीआईसी शक्तिनगर सोनभद्र उत्तर प्रदेश डाल दिया। फिर यहां तक जब हो जाएगा तो उसके बाद तुम डालोगे विषय, किस विषय पे तुम पत्र लिख रहे हो। तो जिस विषय पे भी तुम पत्र लिखोगे उस विषय पे, जैसे यहाँ पे मैंने डेमो के तौर पे आपको दिखाया है, खेल के सामान की व्यवस्था हेतु। ठीक ना? हम प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं खेल के सामान की व्यवस्था हेतु। जैसे क्लास 12 का एक बच्चा है और वो खेल कूद में दिलचस्पी रखता है, स्पोर्ट्स की चीजें जानता है, वो चाहता है कि स्पोर्ट्स की चीजें स्कूल में अच्छे से रहे। ठीक है, सारी सुविधाएं रहे। तो उसी बारे में देखता है कि हम जो चीज चाह रहे हैं वो स्कूल में अच्छी सुविधा नहीं है खेलकूद की, तो वो क्या कर रहा है कि हमारा स्पोर्ट्स का सामान अच्छे से आ जाए ताकि हम अपने खेलकूद को भी आगे बढ़ा सकें। इस आधार पर उसने क्या किया कि अपने प्रधानाचार्य को खेल संबंधित एक पत्र लिखा। ठीक है। तो खेल के सामान की व्यवस्था हेतु, अगर तुम बैंक प्रबंधक को लोन लेने के लिए कह रहे हो तो यहाँ पे लिखोगे कि शिक्षा हेतु लोन, शिक्षा हेतु लोन, शिक्षा हेतु लोन के लिए, शिक्षा हेतु लोन के लिए, ऐसे लिख सकते हो। या फिर अगर नगर अधिकारी को लिख रहे हो जिस भी विषय में, जैसे आपका मोहल्ले में मान लो सड़क खराब है, सड़क की दुर्दशा सही नहीं है। ठीक है, सड़क की दशा सही नहीं है, तो उसके आपका विषय क्या हो गया? सड़क हो गया। तब क्या लिखोगे? सड़क की दुर्दशा हेतु। इस तरह से अपना विषय बना लेना, छोटे से में शब्द में लिखना होता। अगर विषय बनाने में दिक्कत है तो जो प्रश्न है जो उसमें पूछा गया वही विषय में डाल देना। समझ आए मेरी बात है? यहां तक क्लियर हुआ? फिर इसके बाद जो लिखना होता है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन, जो आप पैराग्राफ बना के लिखते हो, इस समय तो तनिक भी झंझट नहीं है, तनिक भी झंझट। क्यों? क्योंकि पत्र का मतलब होता है कि तुम अपनी व्यथा, तुम अपनी प्रॉब्लम, तुम अपनी सिचुएशन बता रहे हो उस पत्र में। तो इसको क्यों रटोगे भाई? ये तो अपनी भावना व्यक्त करने वाली बात है। कुछ भी लिखो, एग्जैक्टली रट के लिखोगे तो टीचर और काटता है मार्क्स। जानता है कि रटा हुआ महादेव है, रटने वालों का ज्यादा मार्क्स नहीं मिलता भाई। ठीक है। तो यहां तक करने के बाद महोदय लिखोगे, महोदय लिखोगे। महोदय लिखने के बाद क्या करोगे भैया? महोदय लिखने के बाद क्या करोगे भैया? अब यहाँ पे वो लड़का बोल रहा है कि मैं कक्षा 12 का छात्र हूं, आपके विद्यालय में खेल सचिव हूं। ठीक है। हमारे विद्यालय में, ठीक है, टेनिस बॉल के लिए एक ग्राउंड तो बहुत ही अच्छा है, परंतु उसके लिए सामान अच्छे नहीं है या फिर सामान की कमी पड़ रही है। इसलिए प्रधानाचार्य महोदय आप सामान मुहैया कराने की कृपा करें, कष्ट करें, जो भी। ठीक है। इस तरह से और बना के बढ़ा चढ़ा के थोड़ा बहुत, बढ़ा चढ़ा के थोड़ा बहुत। ठीक है। जैसे लोन के लिए, अगर बैंक प्रबंधक को लोन के लिए अगर लिखना, जितना मैं बताया हूं इसी में से घुमा फिरा करके पूछेगा पत्र लेखन। समझ रहे हो ना? तो अगर लोन के लिए अगर मांग रहा है, या फीस माफी पे ही आ गया, प्रधानाचार्य को फीस माफी पे ही अगर पत्र लिख रहे हो कि मैं बहुत गरीब हूं, मेरी फीस माफ कर दी जाए, या मेरी फीस को 50% कर दिया जाए, ठीक है, तो अपने हिसाब से बढ़ा चढ़ा करके लिख सकते हो। फिर जैसे ही यहां तक खत्म होगा, जैसे ही यहां तक खत्म होगा, तो यहाँ पे जैसे प्रधानाचार्य को लिख रहे हो तो क्या लिखोगे? हम आपके आज्ञाकारी शिष्य हैं, यह लिखोगे ना, आपके आज्ञाकारी शिष्य। और यहाँ धन्यवाद लिख देना, धन्यवाद सहित लिख देना। और इधर हम आपके आज्ञाकारी शिष्य, फिर उसके बाद नाम डालना, फिर XYZ कर देना। समझ आई मेरी बातें?
तो इस तरह से पत्र लिखा जाता है। इसको और डिटेल में जानने के लिए आप हिंदी वाले वीडियो में जाओगे तो पर्सनल जो पत्र लेखन का मेरा वीडियो है एक ही वीडियो में, उसमें और ज्यादा डीपली तरीके से और ज्यादा डिटेल तरीके से बताया हूं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि वो वीडियो पर्सनल पत्र लेखन पे है। और ये जो वीडियो है पूरा वीडियो होल वीडियो है, इसमें सब कुछ है, तो इसमें मुझे सब कुछ कवर करना होगा ना। यहां तक क्लियर हुआ? तो पत्र लेखन उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं निबंध की। निबंध कैसे लिखा जाता है? तो निबंध देखिए ध्यान से समझिए। सबसे पहले 2 हेडिंग तो हमेशा निबंध में देखिए एग्जामिनर क्या करता है कि आपकी पूरी इतना 1-1.5 पेज की निबंध तो पढ़ने नहीं जाता, 1-1.5 पेज निबंध पढ़ेगा तो उसको रात हो जाएगा चेक करने में, समझ रहे हो? वो मेन चीजें देखता है एग्जामिनर। पहला चीज ये देखता है भैया कि आपने निबंध में हेडिंग कैसा डाला है। दूसरा आपका खास करके प्रस्तावना और उपसंहार, उपसंहार का मतलब कंक्लूजन, तुम्हारा विचार क्या है, ठीक है, इसके बारे में जरूर देखता है। तो निबंध में क्या है कि तुम्हें रटने की जरूरत नहीं है, जो जो निबंध बता रहा हूं उसके बारे में बस हेडिंग ध्यान में रखना, ठीक है। क्या करना? हेडिंग ध्यान में रखना, पहला और छठवां हेडिंग तो क्लियर है, और कम से कम 4 हेडिंग और तैयार कर लेना। और कौन कौन सा तैयार करना है? आतंकवाद की समस्या पे तैयार कर लेना, पर्यावरण प्रदूषण पे तैयार कर लेना, मेरा प्रिय खेल और भ्रष्टाचार। इन तीनों पे, इन चारों पे कभी मत भूलना, किसी कीमत पे इनको मत छोड़ना, समझ रहे हो? इनको किसी कीमत पे नहीं छोड़ना है। आतंकवाद की समस्या, पर्यावरण प्रदूषण और निवारण, मेरा प्रिय खेल और भ्रष्टाचार, इनको कतई नहीं छोड़ना। अब निबंध तो एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों खंड काव्य की। अब खंड काव्य में देखिए चरित्र चित्रण पूछता है, आपके अलग अलग जिले का अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे जहां से मैं हूं मेरा आलोक वृत्त है, और वैसे ज्यादातर लोगों का आलोक वृत्त ही रहता है, ठीक है। तो आलोक वृत्त में चरित्र चित्रण क्या करना है? बस आलोक वृत्त क्या है? गांधी जी के बारे में है, ठीक है। अब गांधी जी का चरित्र चित्रण क्या होता है कि भाई उन्होंने अपने जीवन में जिस हिसाब से उनका जीवन बीता है, समझ रहा हूँ, शुरू से लेकर के, बचपन से लेकर के संघर्ष का जीवन, देश की आजादी का लेकर के हर एक चीज, जिस तरह का उन्होंने आंदोलन चलाया, वही सारी चीजें चरित्र चित्रण में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे कुछ मोटे मोटे तौर पे मैं कुछ वर्ड लेके आया हूँ जिससे तुम्हें समझ पाओगे कि तुम्हें चरित्र चित्रण तैयार कैसे करना है। जैसे तो पहला अगर देखा जाए तो आरंभिक यहाँ पे लिखा है ना, आरंभिक जीवन इनकी दुर्बलता में बीती हुई है। अब आरंभिक जीवन इनकी दुर्बलता में बीती हुई है। ये देश प्रेमी थे, ठीक है। महात्मा गांधी कैसे थे? देश प्रेमी थे। ये सत्य और अहिंसा के उपासक थे, ये सत्य और अहिंसा के उपासक थे। ये सत्य की बात करते थे, सत्य और अहिंसा यानी लड़ने झगड़ने वाली बात नहीं करते थे, ठीक है। ये सत्य के पक्षधर थे। फिर कहता है ये जनतंत्र में आस्था रखने वाले थे, ठीक है। ये राजशाही राजतंत्र में नहीं बल्कि जनतंत्र में आस्था रखने वाले व्यक्ति थे, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, ठीक है। ये देश प्रेमी थे, ठीक है। फिर कहता है कि ये राष्ट्र एकता के पक्षधर थे। राष्ट्रीय एकता यानी इस राष्ट्र एकता का मतलब होता है कि जो भी आपका देश है, ठीक है, देश में जितने भी पंथ लोग, जितने भी पंथ समाज जाति के लोग हैं, धर्म के लोग हैं, वो सब एक हों और एक होकर के अपने राष्ट्र के हित के बारे में सोचें, इसके पक्षधर थे ये। टुकड़े टुकड़े में न रहें, विवादित होकर के न रहें, तो ये बात यहाँ पे इन्होंने कही है। फिर स्वदेशी वस्तुओं और खादी को महत्व देना, ठीक है। स्वदेशी यानी अपने यहाँ की खादी वस्तुओं को, खादी वस्तु मतलब समझ रहे हो ना, खादी वस्तुओं की को महत्व देने को बोला है, विदेशी वस्तुओं को महत्व देने को इन्होंने नहीं बोला, ठीक है। ये सत्याग्रही थे, ये क्या थे? सत्याग्रही थे। इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन भी चलाया था, ठीक है। तो जब चरित्र चित्रण याद करोगे तो ये सब मुख्य तुम्हारे मतलब कि केंद्र बिंदु होंगे, ठीक ना। इन्हीं से तुम्हें चरित्र चित्रण मिलेगा, इन्हीं से मिलता जुलता, ठीक है। अगर चाहते हो चरित्र चित्रण एकदम अच्छे से तैयार करना तो मैं एक आइडिया देता हूं। तो मास्टरमाइंड में या क्वेश्चन बैंक में जो लिखा होगा चरित्र चित्रण, उसको ना तैयार करके तुम जेमिनी पे या चैट जीपीटी पे जाकर के या गूगल पे जाकर के क्या कहते हैं 100 वर्ड का, कितना 100 वर्ड का चरित्र चित्रण निकाल लेना, ठीक है। क्योंकि 5 नंबर का है भैया, तो कम से कम आपका 1 पेज 1.5 पेज तो होना ही चाहिए। समझ आई मेरी बातें? क्लियर हुआ? फिर चरित्र चित्रण जब हो जाएगा आपका, आलोक वृत्त हो जाएगा, खंड काव्य अगर आपका 5 नंबर का तैयार हो जाएगा, तो कहानी भी आता है। कहानी तो हम लोग का कहानी पंच लाइट है, तो पंचलाइट भी देख लीजिएगा। पंचलाइट कहानी, पंचलाइट आप रटिएगा मत ना तो पढ़िएगा। मैं आपको बताता हूँ कि पंचलाइट अगर आप यूट्यूब पे जाओगे तो पंचलाइट सर्च करना ऐसे करके। ये नहीं कह रहा हूँ मेरा वीडियो देखो, किसी का मत देखो, मैं जो बोल रहा हूँ बात मानो, अगर कम समय में तैयार करना चाहते हो तो, क्योंकि मैं आपके भविष्य के बारे में समझ रहा हूँ, ठीक है। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि मैं पंचलाइट बना दूं वीडियो, ये कर दूं वो कर दूं, नहीं, जो सही है वो सही बताऊंगा ताकि तुम्हें कम समय में ज्यादा कुछ तैयारी करने को मौका मिल सके। तो मेरी बात सुनना मेरे भाई बहन, कि आप पंचलाइट तैयार अगर नहीं होगा तो ध्यान से सुनना। पंचलाइट तैयार करने के लिए क्या करोगे कि तुम यूट्यूब पे जाकर सर्च करना पंचलाइट 3D वीडियो, कार्टून वीडियो। तो कार्टून के फॉर्म में पंचलाइट बनाया गया है, 10 मिनट का वीडियो है, समझ रहे हो। उसमें कार्टून फॉर्मेट में वो चीजें दिया गया है, पूरी कहानी, गांव दिखाया गया है, हर एक चीज दिखाया गया है, समझ रहे हो। उसमें गुलरी काकी कौन है, गोधना कौन है,
कैसे वो लोग मेला जाते हैं, पंचलाइट खरीद के लाते हैं, और कीर्तनिया ये रात को कीर्तन करने के लिए पंचलाइट जलाने की कोशिश करते हैं तो नहीं जला पाते हैं, और गोधना को किसी समझ रहे हो, एक लड़की के चक्कर में उसको गांव से भगा देते हैं, लेकिन दोबारा मजबूरन बुलाना पड़ता है उस पंचलाइट को जलाने के लिए, क्योंकि वही जलाने जानता है। ठीक है, इसी तरह से कहानी है, एकदम अच्छे से वो बढ़िया डिटेल में समझा देगा, दिमाग से निकलेगा नहीं। समझ आई मेरी बात है? क्योंकि कार्टून अगर कोई चीज देख लोगे तो दिमाग से, कार्टून जैसे नहीं होता डोरीमोन, छोटा भीम देख लोगे तो नहीं निकलता एपिसोड दिमाग से। आपसे अगर कोई पूछे किरमाड़ा कौन है, तुरंत बता दोगे। समझ रहे हो? कालिया कौन है, ढोलू भोलू कौन है, चुटकी कौन है। समझ रहे हो? यहाँ तक क्लियर हुआ? तो इतनी सारी चीजें क्लियर हो जाने के बाद अब आपका बचता है पद और गद। तो पद और गद हिंदी का बचता है, हिंदी का, और पद और गद जो है वो संस्कृत खंड का बचता है। तो इस पे यहाँ पे आप देख रहे होगे, इस थंबनेल में ध्यान से देखो तो पूरा का पूरा मैंने पद गद संस्कृत खंड वाला भी और हिंदी साहित्य वाला भी पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक तैयार करने, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ तैयार करके जाना पद गद का, सब कुछ बताया हूँ, बिना रटे तैयार करने का सिग्नल दिया हूँ, तरीका बताया हूँ। समझ रहे हो? तो उसे अगर मेरी बात मान करके अगर अच्छे से करते हो तो गारंटी के साथ आपका हिंदी अच्छा खासा तैयारी हो जाएगा। तो इस वीडियो में जितना मैंने अभी तक आपको बात बताया है, यहाँ पे आपका व्याकरण पूरा कंप्लीट कर दिया मैंने। ठीक है, व्याकरण कंप्लीट करने के साथ साथ आपका साहित्यिक परिचय बता दिया, खंड का बता दिया, कहानी बता दिया, निबंध बता दिया, पत्र लेखन बता दिया। समझ आई मेरी बातें? यानी कह लीजिए कि लगभग मैंने एमसीक्यू अगर हटा दिया जाए, टिक आउट क्वेश्चन हटा दिया जाए, तो लगभग सब कुछ बता दिया। अब आप कहोगे सर सब कुछ अगर बता दिया तो गद पद कहाँ बताए हैं आप? गद पद का मैंने चालाकी से पहले ही वीडियो बना लिया था। ठीक है, उस वीडियो को जब देखोगे तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा? उस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपको पता चलेगा कि आपको पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टिक लगा दिया हूँ गद पद का, उन्हीं में से आएगा। समझ रहे हो? उन्हीं पैराग्राफ में से। तो आप टेलीग्राम का लिंक यहाँ इस चैनल के नीचे डाल दूंगा, इस वीडियो के नीचे आप जाकर के जुड़ जाइएगा टेलीग्राम पे, और वहां आपको पूरा सारा पीडीएफ मिल जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। ठीक है, कोई भी कॉस्ट, कोई भी चार्ज नहीं है। पूरी आशा करता हूँ, पूरी उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत मददगार साबित होगा, आपका बहुत ही ज्यादा मदद करेगा हिंदी को तैयार कराने में और आसान बनाने में। ठीक है, तो मुलाकात करूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।